हेलो बच्चों, हम लोगों ने एक पहला वाला लेसन जो है हमारा दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसे हम लोगों ने फिनिश किया है और अब हमें चलना है अपने सेकेंड लेसन की तरफ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इस लेसन में आप लोगों को कंपाउंड के एनालिसिस कैरी आउट करके दिखाने हैं एंड कुछ एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप लोगों को उनके मॉलिकुलर फार्मूले बना के देने हैं, एम्पिरिकल फार्मूले बना के देने हैं। ये क्या होते हैं तो धीरे धीरे इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप लोगों को मैंने थोड़ा सा हिंट पहले वाले लेसन में दिया था। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखिए, मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन लिखी है। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ऐसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मीन्स मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है तो सबसे पहले तो आपको उसे बाकी कंपाउंड से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेपरेशन लिखा। फिर वो कंपाउंड कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसलिए आइडेंटिफिकेशन भी लिखा है हम लोगों ने। एंड देन उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस का टाइप है। इनफैक्ट एनालिसिस को अगर देखें हम लोग तो जो केमिकल एनालिसिस होते हैं वो दो ही कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, जिसमें पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। सो ये क्या होते हैं, चलेंगे उनकी तरफ। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन जरा सोचिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि सर व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस। हम लोगों को एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सोचो जरा, आपके 10th के रिजल्ट आए हैं या फिर आने वाले होंगे। 10th के रिजल्ट आने के बाद जब आप लोग मार्कशीट देखते हो तो आप लोग अपनी मार्कशीट का क्या करते हो, एनालिसिस। कैसे? मीन्स आप लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज आए, फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर आए, तो वो क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। तो ठीक वैसे केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे रिएक्शंस में हम लोगों को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाने के लिए हेल्प करता है एनालिसिस, कि रिएक्टेंट क्या है, वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रिएक्ट होने का रेट कितना है, कितने स्पीड से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीज़ें जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनालिसिस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड कौन सा है, मतलब ड्रग कौन सा है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, बराबर है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आ गई। एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर देखें तो हम लोग सॉइल का टेस्ट कराते हैं कि उसमें जो मिनरल्स है वो बराबर परसेंटेज कंपोजिशन में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एनालिसिस के अंडर आती है। इवन फर्टिलाइजर्स को ही ले लो, फर्टिलाइजर्स मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट द वेरियस कंपाउंड्स मिक्सचर। तो उसमें जो कंपाउंड्स है उनके एलिमेंट्स क्या है,
कितने परसेंटेज में होंगे, वो सारी स्टडी हम लोग कहाँ पर करेंगे, एनालिसिस में। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस के बाद हम लोग चलते हैं केमिकल एनालिसिस के तरफ। जनरली एनालिसिस अगर हमें कैरी आउट करना है तो हम लोग पूरे के पूरे सैंपल, जिसे हम लोग बल्क कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सैंपल लेके हम लोग उसका एनालिसिस नहीं करते। हम लोग छोटी क्वांटिटी लेकर उसका एनालिसिस करते हैं। जब हम लोग फ्यू ग्राम्स में लेते हैं तो उसे सेमी माइक्रो एनालिसिस भी कहा जाता है। एंड ये जो सेमी माइक्रो एनालिसिस की बात होती है, ये सेमी माइक्रो एनालिसिस ही फिर हमें पूरे एंटायर बल्क की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। नाउ जनरली अगर हम लोग केमिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो जो केमिकल एनालिसिस है ये हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस, और सिंपली आप लोग कह सकते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर अब क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या? तो क्वालिटेटिव में क्या आ गई, क्वालिटी में हम लोग ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं या नहीं है। मीन्स क्वालिटी इज रिलेटेड विद द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस। जैसे मैंने कहा कि किसी कंपाउंड में पता करिए कार्बन है या नहीं, तो आपको कार्बन का टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन है या नहीं ये पता करके दिखाओ, तो हाइड्रोजन का टेस्ट लगाना पड़ेगा, बराबर है। इतना ही नहीं, तो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इसे जनरली हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, वेट एंड ड्राई। अब ड्राई में क्या, जैसे कंपाउंड आपके सामने आ गया तो आप लोग क्या बताएंगे, सर उसका फिजिकल स्टेट क्या है? ऑब्वियसली दिखा सकते हैं, सॉलिड है तो सॉलिड है। सर उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, बराबर है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो क्रिस्टलाइन है या एमआरपस है। इवन आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो पानी में सोलूबल है या नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राई एनालिसिस। एंड वेट एनालिसिस में क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बना के कई सारे टेस्ट लगाते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा। एलिमेंट्स जो भी होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई डिटेक्ट करने का तरीका है, वो टेस्ट हम लोग जब लगा के देखेंगे एंड टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इस एलिमेंट के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है, बराबर है। इवन हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता कर सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। कई सारे फंक्शनल ग्रुप है। जब धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कंपाउंड्स के अंदर कोई एलिमेंट है क्या नहीं है, मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस, ये चेक करने का तरीका क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड दूसरा जो एनालिसिस होता है इसे आप लोग कहते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जरा सोचिए, क्वांटिटेटिव के अंदर हमें कौन सा वर्ड छुपा हुआ मिलता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है और आपने उसमें ढूंढ लिया कि सर कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और भी कोई एलिमेंट होंगे, तो फिर सवाल ये आता है कि कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, बराबर है। कार्बन अगर है उसमें तो कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है तो कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, सल्फर है तो कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। ये हम लोग कहाँ पर चेक करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। मीन्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम लोगों को एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पता चलता है पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। तो मैंने हेडिंग दी है साइंटिफिक नोटेशन, याद करिए कुछ कि ये सर पहले लेसन के वीडियो में मिला हुआ है। हाँ, अब साइंटिफिक नोटेशन, चलो खैर रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास ये ऐसी कोई वैल्यूज़ है, ठीक है, ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ है और मुझे इसे बार बार यूज़ करना है। तो क्या बार बार यूज़ करना इतना ईजी होगा इतनी बड़ी वैल्यूज़ को? नहीं ना। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इन्हें छोटा कर देते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। और इन्हें एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इन्हें हम लोग लिखते हैं n × 10⁻n के फॉर्म में। मतलब n ये फिगर्स है और ये 10 का एक्सपोनेंट हम लोग बना देते हैं। जैसे इस वैल्यू को देखो, मैं इस वैल्यू को ऐसे कर देता हूँ, दैट इज 6 कर सकते हैं, 6 × 10⁻। अब मैं कितने डेसिमल प्लेसेस जा रहा हूँ, 2 3 4 5 6 राइट साइड में जा रहा हूँ, तो ये हो जाता है 10⁻, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। एंड अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻⁻,
कोएफिशिएंट रख देते, एक्सपोनेंट्स रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 1325.34 वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं 1.32534 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 डेसिमल प्लेस में मूव कर गया, तो ऐसे केस में मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल टर्म हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली टू मेड इजी आवर कैलकुलेशंस। अपने कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। बस डेसिमल प्लेसेस कैसे मूव करना है ये यहाँ पे ये याद रखना है। अगर आप लोग डेसिमल प्लेस के बाद राइट साइड में मूव कराते हैं तो 10 टू द पावर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं डेसिमल प्लेस के बाद तो ऐसे केस में 10 टू द पावर क्या बढ़ता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद गाइज आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। फिर से छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स साबित करने के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे। इसमें रूल नंबर 1 जो था वो क्या था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.23 और 324, इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स है? कोई भी जीरो नहीं है, तो 1 2 3 4 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। अगर ये वैल्यू ऐसी होती 5 6 7 8 9, तो इन दैट केस कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यहाँ पर 5 है, राइट? तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। दूसरा रूल दैट इज ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए क्या लिखा है मैंने कि सारे के सारे जीरोज जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आते हैं, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। जैसे 1.0024, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? तो सर 1 तो है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन ये जो 0 है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गया, ये भी सिग्निफिकेंट बन गया। ये ऑलरेडी 3 तो है, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 हो गए, बराबर है। देन उसके बाद थर्ड वाले रूल पे चलते हैं, दैट इज एंडिंग जीरो। टर्मिनल जीरो का मतलब क्या? एंडिंग जीरो पे अगर आते हैं तो वो कब सिग्निफिकेंट बन जाते हैं? यहाँ पर कंडीशन है, अगर एंडिंग जीरो को आपको सिग्निफिकेंट साबित कराना है तो ये सिग्निफिकेंट कब होता है कि जीरो शुड बी एट राइट एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए कंडीशन है, अगर जीरो राइट साइड में आता है वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ऐसे केस में वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। जैसे 122.12, इस वैल्यू को देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों को दिख रहे हैं कि सर 120, तो ये तो सिग्निफिकेंट भी है, ये भी है, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया। तो इन दैट केस यहाँ पर 3 और 2 5, लेकिन अगर वैल्यू ऐसी है 123.40, तो ऐसे केस में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने फंस रहे? 5। कैसे? ये तो है ठीक है, लेकिन इस जीरो को देखिए, ये जीरो टर्मिनल पे है, आखिरी पे है और डेसिमल के बाद में है। अगर आप ऐसे देखते हैं 120, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? ओनली 2, क्योंकि ये जो जीरो है ये टर्मिनल पे है, राइट साइड में भी है, लेकिन डेसिमल प्लेस के बाद नहीं है, सो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। देन चौथा रूल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था अबाउट इनिशियल जीरो। जो इनिशियल जीरो होते हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट माने जाते हैं। इनसिग्निफिकेंट जैसे 0.0020, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? सिर्फ 2। सर ये तो है, हाँ, और ये जीरो देखिए आखिरी पे है, डेसिमल प्लेस के बाद में है, इसलिए ये क्या बन गया? सिग्निफिकेंट बन गया। लेकिन ये नहीं बन गया,
बराबर है। ये सिर्फ आपको किस में हेल्प कराते हैं, तो ये हेल्प कराते हैं टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल प्लेस कहाँ पर है उसे आप लोगों को यूज़ कराना होता है जब आप लोग नंबर्स बनाते हैं इसका। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स। इसमें एक रूल शायद हम लोगों ने और भी पढ़ा था, दैट इज पावर्स ऑफ 10। अगर पावर्स ऑफ 10 है तो उसे हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। पावर्स ऑफ 10 इन्हें हम लोग क्या मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट। इन्हें आप लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे 1 to 5 इंटू 10 to the power 5, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं, राइट। तो ये रूल्स का इस्तेमाल करना होता है आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करके देना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलो सॉल्व करके देखो। तो ये देखिए, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, और इनके बीच में 0 फंस गया तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4। यहाँ पे देखिए ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 और 2 तो ही है। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 है सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने, ओनली 2। यहाँ पर कितने, 1 और 2। ये देखो डेसिमल प्लेस के बाद राइट में है तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। ये सातों के सातों सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गए। यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या आ गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करना आ गया। तो आपके लिए होमवर्क भी है, होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 5 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपके पास पैरा सा होमवर्क। देन एक और टॉपिक रिवाइज करते हैं, दैट इज राउंडिंग ऑफ। कैलकुलेशन के वक्त हमें कई बार क्या करता है कि अपने आंसर्स को राउंड ऑफ करना होता है। अब चाहे वो 2 डिजिट्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो, ऐसे राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहता है। तो राउंडिंग ऑफ करते समय हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो आखिरी वाले वैल्यूज होते हैं, आखिरी वाले जो डिजिट्स होते हैं, ये अगर 5 से बड़ा है तो टोटल वैल्यू में, पॉइंट के बाद टोटल वैल्यू में 1 मिला देते हैं। लेकिन अगर 5 से कम है तो उसे एज इट इज़ ड्रॉप कर देते हैं, बराबर है। ये छोटा सा कंसेप्ट है। मान लीजिए जैसे मेरे पास वैल्यू है 2.430 और हमें ये कहता है, या फिर 2.43 ले लीजिए, हमें कहता है कि इसे राउंड ऑफ करिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ हमें इसे राउंड ऑफ करके देना है। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट्स आपको यूज़ करने, 2 और 4 तो यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए ये लेस देन 5 है तो इसे इग्नोर अप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3.42 है तो ये कितना बन जाएगा, 3.4 बन जाएगा। लेकिन कभी अगर राउंड अप करते समय आखिरी वाला डिजिट 5 के ऊपर हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसे ड्रॉप करके वैल्यूज में 1 मिलाते हैं, मीन्स 2.39। अब देखिए 2.39 ये 9 5 के ऊपर है तो इसमें 1 बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा 2.4। सो राउंड अप करते समय एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि आखिरी वाला डिजिट्स अगर 5 से कम है तो उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और 5 से ज़्यादा है तो इस वैल्यूज़ में क्या मिला देते हैं, 1 मिला देते हैं। ये डेसिमल प्लेस के बाद आपने 1 मिला दिया। लेकिन कभी अगर ऐसी वैल्यूज़ आ जाए 2.25 ऐसी वैल्यूज आ जाए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे अगर आपको 2 डिजिट्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड अप करना है तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि 5 के पहले क्या है। देखिए 5 के पहले अगर इवन नंबर आता है, 5 के पहले अगर इवन नंबर आता है तो हम लोग उस 5 को इग्नोर कर देते हैं, ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 2.2 हो जाती है। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ऐसी है, देखिए 5 के पहले क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। 5 के पहले अगर ऑड नंबर आ जाता है तो हमें उस वैल्यू में 1 ऐड करना होता है, मतलब 5 तो ड्रॉप होगा और इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2.4। ये छोटा सा कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का। जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 3452, आपको कहता है कि इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड अप करिए,
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड अप करिए। सोचिए तो ज़रा कैसे करेंगे सर, 3 ही डिजिट रखने हैं तो ये तो रहेगा, इसके बाद 2 ही रखने हैं, 5 है, 5 के बाद क्या है, यहाँ पर तो ये 2 है तो ये तो ऐसे ही ड्रॉप हो गया। लेकिन सर 5 के पहले इवन नंबर है, तो 5 के पहले इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा, दैट इज 2.34 हो जाएगा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लेकिन अगर यही वैल्यू ऐसी हो जाती 3 3 5 1, तो ऐसे केस में 5 के पहले क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो फिर ऐसे केस में इसका आंसर अब इतना नहीं बनेगा क्या। देखिए 3 फिगर्स में अगर लेकर जाना है तो होगा कि नहीं होगा, इसे 2 फिगर्स में लेकर आइए, इसे 2 फिगर्स में अगर लेकर आना है तो ये 2 फिगर्स में आते समय ये तो पहले ड्रॉप हो गया, 5 है, 5 के बाद यहाँ पर 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर है, तो उसमें 1 मिला दीजिए तो 3 में 1 मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2.4। देखिए फर्क, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, एंड ये किस में आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटे से टॉपिक का रिवीजन है। आपके पास ये क्वेश्चन है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसे राउंड अप करना है। देखिए मजेदार है, पहली वैल्यू आपके पास 25.55 ml, सर अब इसे सिर्फ 2 ही डिजिट में लेकर आना है। अगर आप लोग इसे 3 में लेते तो ये कितना हो जाता, 25.6 बन जाता। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते तो ये ऐसे बन जाता तो 25.6, क्योंकि आपको पता है ये आखिरी में 5 है और ये ऑड नंबर है तो सर बढ़ गई वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी है, तो ऐसे केस में इसमें भी तो +1 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 26 बनेगा। तो ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब इसे देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग यहाँ से लेके ये 2 वैल्यूज अगर यूज करते हैं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 इंटू, सर डेसिमल प्लेस आपने दिया, कहाँ पे दिया, 1 2 3 प्लेस के बाद, तो ये क्या बन जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। आप लोगों को क्या करके देना था, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके देना था। अब ये देखिए 1.491, तो सर ये 1 को ड्रॉप भी कर दे तो 4 के बाद 9 है, ये 5 बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीग्राम, जैसा है। ये देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आया कि नहीं आया। अब इससे देखिए 1.99 ग्राम को सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे लिखें, तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1.99 इंटू 10 टू द पावर 2, देखिए 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर आ गए। अब इसे सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कराना है, तो ये 9 है और ये भी 9 है, तो इसे बढ़ा दो, ये क्या हो जाएगा 2 और 0 रख देते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इस तरीके से आप लोगों को राउंड अप करना होता है। देन हम लोग थोड़े से रूल के बारे में समझते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करना है तो एक्सपोनेंट्स के ऊपर आप लोग क्या कंसेप्ट यूज करते हो। देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशंस आप लोग कैरी आउट करते हैं तो जो पावर्स होते हैं उनका क्या होता है, सम होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो यहाँ सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, तो 5 इंटू 3 ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर व्हाट सर, तो 4 प्लस 2 10 टू द पावर कितना हो गया 6 हो गया। अगर आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर 4 है एंड 7 इंटू 10 टू द पावर -8 है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो सर 6 7 का 42 ये तो हो गया इंटू 10 टू द पावर। अब इसका सम करने जाए तो इसका अगर आप लोग सम करने जाए तो ये क्या इतना नहीं बचेगा 4 प्लस -8, तो ये बन जाएगा इतना, राइट। देन अगर आप लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर आप लोग करना चाहते हो तो ऐसे केस में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपको फॉलो करनी होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो जो पावर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब ये कि सपोज करिए मैं 12 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखता हूँ, माइनस मैं कैरी आउट करना चाहता हूँ
9 इंटू 10⁴ को। तो ऐसी केस में सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर्स को सेम कराना है, एक्सपोनेंट्स को सेम कराना है। तो सर इसे 5 में लेकर आना है, मतलब बढ़ाना है। तो इसे 5 में लेकर आना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁵। अब देखिए, अब आप लोग ये काम कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें 10⁵ ये क्या रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा। आप लोग ये कैरी आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे सॉल्व करके देखें तो शायद ये इतना आ जाएगा, 11.1 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ कराना है, और ये मैंने आप लोगों को पहले लेसन के वीडियोस में भी दिया था कि ये बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने फिर से आज रिवाइज करा दी। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूलेज कैसे निकालते हैं।